Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेके। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम आपके जनवरी में है एंड अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ते हो तब भी अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने स्टडी आवर्स को मेंटेन करना है, कैसे रिवीजन करना है ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा है। लगभग 2 महीने, नवंबर और दिसंबर, और जनवरी में आपके एग्जाम है, तो वो जनवरी का मंथ आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखो। अभी आप मान सकते हो कि आपके पास 60 डेज है, 60 to 65 डेज आप मान सकते हो कि आपके पास प्रॉपर है। ठीक है, तो इन 60 to 65 डेज में आपको कैसे पढ़ना है, आपको इनको पहले डिवाइड करना है अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एग्जाम एक पेपर में होगा, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एग्जाम एक पेपर में होगा। जो एनाटॉमी है और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का आपका पेपर आएगा 37 नंबर का, फिजियोलॉजी का आएगा 38 नंबर का। टोटल आपके 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे। दोनों पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे, और इन 3 घंटों में आपको एनाटॉमी भी अटेम्प्ट करना है और फिजियोलॉजी भी अटेम्प्ट करना है। एनाटॉमी के लिए अलग कॉपी मिलेगी, फिजियोलॉजी के लिए अलग कॉपी मिलेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, और वैसे ही जैसे आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है, वैसा ही आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का है। मतलब दोनों पेपर आपके एक ही दिन में होंगे, कॉपी आपको 2 मिलेगी, दोनों कॉपी को आपको अटेम्प्ट करना है 3 घंटे में। ठीक, तो ये बात हो गई। अब आपको पढ़ना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। तो जैसे आपके पास अभी 65 डेज बचे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आप इनको सब्जेक्ट वाइज स्टडी करो। जैसे कि आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, तो एनाटॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको उनके बेसिक स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, और डायग्राम्स वगैरह आने चाहिए, और लेबलिंग आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पहले, अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास ये भी मैसेज किया था कि अभी तक उन्होंने बुक्स नहीं ली है। तो देखो, अगर तुमने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2 महीने में आप बुक्स खरीद के बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से टाइम दोगे तो आप पढ़ भी लोगे। बट अगर आप बुक्स नहीं लेना चाह रहे हो तो आप लोग नोट्स परचेज कर सकते हो। जैसे कई सारी मतलब पब्लिकेशंस हैं जो अभी नोट्स आ गए हैं। पहले तो इतना नोट्स वगैरह नहीं मिलते थे बीएससी नर्सिंग के लिए, बट अभी आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहो तो नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप बुक चाहो तो बुक जो मेरे पास थी वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एनाटॉमी के लिए हमने खरीदी थी पीआर आशा लथा। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए। उसके अलावा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए हमारे पास आर शिवानी थी। तीनों ही बुक बेस्ट है। और हाँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए कुछ लोग रोसन एंड विल्सन भी खरीद सकते हैं, रोसन विल्सन। बट वो बुक फॉरेन एडिशन है, और उसकी लैंग्वेज जो है वो उतनी अच्छी मुझे पर्सनली उतनी समझ में नहीं आती थी। तो मतलब मैंने वो उतनी ज्यादा नहीं पढ़ी थी, हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल थी। तो नहीं, मुझे वो उतनी अच्छी नहीं लगी थी। हम लोगों ने आशा लथा से ही पढ़ा था, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अगर आपको इनकी सैंपल पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे तीनों चारों बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग वहां से देख सकते हो, जो बुक आपको इजी लगे आप उस बुक को परचेज कर लेना, या तो आप नोट्स परचेज कर लेना अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देखो, अगर आप बुक परचेज कर रहे हो तो अच्छी चीज है, नोट्स परचेज कर रहे हो वो भी अलग चीज है। बट आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और बनाने हैं। ठीक है, दोबारा कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा कि शॉर्ट नोट्स भेज दो, या फिर शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाए, कैसे बनाए। वो सब चीजें मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता रखी हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उस चीज को बहुत ही कंसाइज वे में लिखना, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करो तो आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, पूरा लाइन टू लाइन ना पढ़ना पड़े। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अलग से मेंशन करो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखो। बट लिखो, आप अपनी भाषा में लिखो, अपने हाथ से लिखो और अपनी हैंडराइटिंग लिखो। ठीक है, ताकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, और उनको टू द पॉइंट लिखो ताकि रिवाइज करने में दोबारा बहुत टाइम ना लगे। और स्पेशली एनाटॉमी के लिए बता रही हूँ। एनाटॉमी के लिए अगर आप शॉर्ट और कंसाइज वे में लिखते हो तब भी आपको नंबर मिलते हैं, बस आपकी चीजें जो लिखी हुई होती हैं वो एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है, तो एनाटॉमी में आपको अच्छे से उनके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। उसके अलावा डायग्राम्स बनाना सीख लेना, उनकी लेबलिंग सीख लेना। और तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, जो इतने इंपॉर्टेंस नहीं है। एक दो टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो आप पहले देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको पहले अच्छे से पढ़ो। उसके बाद लिस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो एवरेज टॉपिक है वो पढ़ने हैं आपको। अब आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें तो पता ही नहीं है, तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी एनाटॉमी के, सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के और फिजियोलॉजी के
चारों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सेशनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि वो मैंने मन से बताए हैं, मैंने जो प्रीवियस एग्जाम पेपर्स थे मेरे पास, उन्हीं को देख के बताए हैं। तो आप लोग मतलब इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, इनको पढ़ने से ये एग्जाम में आ सकते हैं। और सिर्फ इंपॉर्टेंट पे ही रिलाई नहीं करना है, और भी चीजें पढ़नी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद एवरेज टॉपिक, बट पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, तो एनाटॉमी के लिए क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ना है, मतलब उनको अच्छे से आपको देखना है कैसे कौन सा डायग्राम बन रहा है, लेबलिंग कैसे हो रही है। उसके अलावा उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो अच्छे से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये एनाटॉमी के लिए है। और कुछ आप ट्रिक्स वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे जो डायग्राम फॉर्म में आप बना सकते हो चीजों को अच्छे से याद रखने के लिए, और शॉर्ट और कंसाइज वे में लिखोगे। अपने खुद के शॉर्ट नोट्स डेली बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के मांग के पढ़ रहे हो, फिर एग्जाम टाइम पे आपके पास खुद का कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद पढ़ना है। ठीक है, दोबारा से कोई मुझसे नहीं बोलेगा कि शॉर्ट नोट्स भेज देना, खुद बनाओ, खुद पढ़ो, खुद समझो। उसके अलावा फिजियोलॉजी की बात करूं, तो फिजियोलॉजी में देखो, सबसे पहले तुम्हें अच्छे से मैकेनिज्म्स पता होनी चाहिए, कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है हमारी बॉडी में। जैसे फिजियोलॉजी अब पूछती जाए रेस्पिरेशन की, तो अगर आपको पता नहीं होगी तो आप क्या बताओगे। तो फिजियोलॉजी जितनी भी है आपकी बॉडी में, जैसे ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, आपका हार्ट कैसे काम करता है, उसके अलावा आपका मैकेनिज्म क्या होता है रेस्पिरेशन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके अलावा ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, इनका आप जैसे चार्ट फ्लो में भी बना के याद कर सकते हो, तो ये चीजें थोड़ी इजी लगने लगेंगी। अगर आप पूरा मैकेनिज्म ऐसे लिखने बैठोगे तो काफी लंबा हो जाता है, बट जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उनको चार्ट में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बनाना है, तो इजीली वो थोड़े से मतलब पेज में कवर हो जाएंगी, और याद भी रहेंगी। और जब ये चीजें आप याद करते हो, तो ऐसे याद करो कि आप खुद याद नहीं कर रहे हो, ऐसे याद करो कि आप दूसरे को समझा रहे हो। जब आप एज अ टीचर खुद पढ़ाते हो चीजें, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। जैसे आप खुद पढ़ रहे हो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बट अगर आप ऐसे रटोगे तो आपको नहीं याद होगा। आप ऐसे पढ़ो कि आप दूसरे को समझा रहे हो, आप किसी और को समझा रहे हो, तो वो चीज आपको अच्छे से याद होगी। दूसरी चीज, जहाँ पे आपको चीजें बहुत ऐसा लग रहा है कि बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं चीजों में, तो आप वहां पे ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। ट्रिक्स आप पहले तो खुद से बनाने की कोशिश करो, कि आप खुद से मतलब जो डेली लाइफ की चीजें हैं, उनसे रिलेट करने की कोशिश करो, कि ये वर्ड तो आप मिला के कुछ भी बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपको खुद की ट्रिक्स नहीं आप बना पा रहे हो, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, उसमें वो जो ट्रिक्स देता है बना के। उसके अलावा आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको जो वर्ड सुटेबल लग रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में क्या करना है, फिजियोलॉजी में आपको मैकेनिज्म्स अच्छे से आने चाहिए। ऐसे पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा रहे हो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक है, अब बात करते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। आपको भी पता है कि जो सोशियोलॉजी है और साइकोलॉजी, दोनों ही एकदम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और इतना ज्यादा यहाँ पे, अगर एक बार मैं साइकोलॉजी की बात करूं, तो साइकोलॉजी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बट सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, तब भी आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि वो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो। तो सोशियोलॉजी में सबसे पहले क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पढ़ो। और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, देखो मैं अब ये नहीं बोलूंगी कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के तुम नोट्स बनाओ, अगर टाइम है तो बना लो, और उन चीजों के सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में सिर्फ उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को लिखो जो तुम्हें बुक से नहीं समझ में आ रहे। अगर आशिवानी बुक आपके पास होगी, तो उसमें ऑलरेडी इतना कंसाइज वे में दिया है कि आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं रहेगी। जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे, उन टॉपिक्स के आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे एक साइकोलॉजी में टॉपिक है मोटिवेशन साइकिल। अब वो मोटिवेशन साइकिल अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है, बुक में बहुत बड़ा दिया है, तो आप खुद का एक शॉर्ट नोट बना सकते हो, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी आप यूज करो, तो उसको आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरा मोटिवेशन वाला चैप्टर छाप रहे हो बैठ के, तो वो नहीं करना है। जहां पे टाइम बच सकता है वहां पे टाइम बचाओ, और दूसरे सब्जेक्ट्स पे लगाओ, जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, वहां पे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो आप वहां पे टाइम दो उनको। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में क्या करना है, बुक से पढ़ो। उसके अलावा जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे, सिर्फ उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ, और रिवाइज करो फ्रिक्वेंटली, और चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे सोसाइटी है, उसमें एक टॉपिक है सोशल कल्चर। ठीक है, अब सोशल कल्चर में क्या है, हमारे ही आसपास की चीजें हैं, जो चीजें हम आप अपने आसपास सोसाइटी में देखते हैं, कैसे चीजें होती हैं, तो उनको जब आप रिलेट करोगे, थोड़ा देखोगे कि जैसा बुक में लिखा है वही आसपास आपने अपने देखा है, तो आपको वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। और इसमें भी सेम वही टॉपिक, मतलब वही चीज अप्लाई होती है, कि आप कोशिश करो कि आप ऐसे जैसे दूसरे को पढ़ा रहे हो, जब आप दूसरे को कोई चीज पढ़ाते हो, तो आप ज्यादा मेहनत करते हो उस टॉपिक को क्लियर करने में। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। अब साइकोलॉजी में क्या करना है, साइकोलॉजी में जो टर्म्स हैं, साइकोलॉजी में कुछ टर्म्स दी हुई हैं, जैसे एनारोक्सिया नर्वोसा, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा, ऐसे कुछ टर्म्स हैं उसमें।
एंग्जाइटी हो गया, ठीक है, मोटिवेशन हो गया, तो अटेंशन हो गया और रेजिलियंस हो गया, इस टाइप के कुछ टर्म्स हैं आपकी साइकोलॉजी में। तो वो जो टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, आपकी टिप पे होने चाहिए, क्योंकि ये आपके 2-2 नंबर में पूछ सकते हैं, कभी-कभी एमसीक्यू में पूछ देते हैं। तो ये टर्म्स जितने भी हैं उनको एक साथ कहीं लिख लो, बहुत सारे नहीं है फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी में, कुछ ही लिमिटेड टर्म्स दिए हुए हैं, आपको बुक के पीछे भी मिल जाएँगे। अगर बुक के पीछे नहीं मिलते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे ढेरों आपको वीडियो मिल जाएँगे जहाँ पे वो टर्म्स बताते हैं, तो वो सारे टर्म्स एक बार साथ में लिख लो। और इसमें भी जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बुक से पढ़ो और ट्रिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो वहाँ पे आप अपनी ट्रिक्स वगैरह लगा सकते हो। तो ये था सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ डेली करना है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। देखो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो किसी भी रीज़न की वजह से, मान लो कुछ लोग कॉलेज नहीं गए हैं या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक कुछ ऐसे ही नहीं पढ़ा, बस नहीं पढ़ा। तो अभी आपके पास जितना टाइम बचा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे। अगर अब तुम्हें उन्हें टक्कर देनी है या उन्हें भी टक्कर नहीं देनी है, तुम्हें सिर्फ़ अपने लिए पढ़ना है, तब भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रख लो, और रिवीज़न का ये जो फ़ेज़ है, इसमें रिवीज़न करो अच्छे से। लास्ट में जब आपके पास ये दिसंबर पूरा खत्म हो जाएगा, जनवरी आ जाएगा, तो उस जनवरी में भी शायद आपके 20 तारीख से कुछ एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है। तो उसमें क्या करना है कि जो कुछ 10-15 दिन स्टार्टिंग के 10 ही दिन मान लो, स्टार्टिंग के 10 दिन में आपको पूरा अच्छे से रिवाइज़ करना है, लास्ट के 10 दिन में सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है, लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है। और अगर आपके पास टाइम है, तो आप अभी से लिख-लिख के प्रैक्टिस करना या स्टार्ट कर दो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक कॉलेज नहीं गए होंगे या फिर जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप लोग कोशिश करो कि आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लिख के याद करो, क्योंकि आपके पास अभी आपकी हैबिट नहीं है, उतना आपने लिखा नहीं है, आपको आदत भी नहीं है। एग्ज़ाम में सोचो आपको 2 कॉपियाँ भरनी है सिर्फ़ 3 घंटे में, 2 सब्जेक्ट्स भरने हैं, मतलब लिखने हैं सिर्फ़ 3 घंटे में, तो आप कैसे उसको बैलेंस करोगे? सिर्फ़ डेढ़ घंटा रहेगा आपके पास एक 38 या 37 मार्क्स की कॉपी अटेम्प्ट करने का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आदत डालनी है, ताकि आप वहाँ पे लिख पाओ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग में क्या था, जब फर्स्ट सेशनल और सेकंड सेशनल हुए थे, तो ऐसा होता था कि एक ना एक क्वेश्चन छूट ही जाता था, भले ही मुझे सारे क्वेश्चन आते होते थे और मैं लिखती भी, जितना मेरे पास एफिशिएंसी थी लिखने की, मैं लिखती थी, बट मेरा क्वेश्चन कभी-कभी छूट जाता था। तो क्या हुआ था कि स्टार्ट लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, उसके बाद एग्ज़ाम अच्छे से हो गया था, मार्क्स भी अच्छे आए थे, ऐसा नहीं है कि मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, मार्क्स भी अच्छे आए थे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम मतलब अभी तक कॉलेज नहीं गए हैं, अभी तक उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, नंबर अच्छे आएँगे, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डेली पढ़ो और रिवाइज़ करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितने घंटे पढ़ रहे हो, जैसे 6 से 7 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा है, अभी तक अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर वो लोग 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो इनफ है। बट जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना है, और ऐसा नहीं है कि 6 से 7 घंटे बस हम घंटे जोड़ रहे हैं और याद हमें कुछ नहीं हो रहा। तो वो चीज़ आप देखो कि एकदम रिमोटली स्टडी मत करो, पढ़ो, बीच में ब्रेक लो, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक लो, ताकि ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो रहा है या फिर चीज़ें दिमाग में कुछ जा नहीं रही हैं, घुस नहीं रहा है, बस पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, आपको मेंटेन करनी है, ठीक है? सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं चारों सब्जेक्ट्स के, तो वो ज़रूर पढ़ लेना आप, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएँगे। और हाँ, नर्सिंग फाउंडेशन जिसका मैंने इस वीडियो में ज़िक्र नहीं किया है, क्योंकि वो आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम उसका नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। हालाँकि आप उसको टाइम देते रहो, थोड़ा-थोड़ा उसको भी पढ़ते रहो, ताकि सेकंड सेमेस्टर में जब आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर ना आए, बट स्टिल वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उसका यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। और एक सब्जेक्ट और आपसे उसका एग्ज़ाम होगा, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, और वो भी इंटरनल एग्ज़ाम होगा, तो एज़ सच उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का है। इसलिए मैंने सिर्फ़ आपको यहाँ पे 4 मेन सब्जेक्ट बताए हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अगर किसी को देखना है कि पेपर कैसा आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है जो कि इस वीडियो में बताई गई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कोशिश करना कि आप लोग वही चीज़ पूछो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।